हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इतिहास के बारे में बातचीत करेंगे और इससे पहले अध्याय में हम लोगों ने यानी पहले लेक्चर में हम लोगों ने वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ रहे थे और वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ते हुए हम लोगों ने वैदिक सभ्यता का भौगोलिक विस्तार कहाँ तक हुआ था उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लिए थे, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार वैदिक आर्यों का विस्तार मध्य एशिया से होते हुए जो अभी तक स्थापित मत है छोटे छोटे टुकड़ों में पहले तो सप्त संदर्भ क्षेत्र में जाके बसे जो ऋग्वैदिक काल का पीरियड था। उसके बाद धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल तक आते आते वो मध्य गंगा के मैदानी भाग और गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र में जाके बस गए। उसके बाद इसका जो पूर्वी सीमा बन गया गंडक नदी बन गया और यहाँ तक कि अथर्ववेद में मगध जनपद उसके बाद अंग जनपद की भी चर्चा मिलती है। तो ये जो भौगोलिक विस्तार है उसका जो प्रभाव है वो अर्थव्यवस्था पे भी दिखाई पड़ता है। पहले सप्त संदर्भ प्रदेश में हम देखते हैं, अगर भारत की मैप देखते हैं तो ये हम बांग्लादेश को साथ में ले लेते हैं। तो ये पाकिस्तान भी उस समय हमारे साथ में था। तो मध्य एशिया से विस्तार होते हुए ये जो आप इलाका देखेंगे, ये जो हमारे भारत का उत्तर पश्चिम क्षेत्र पड़ता है, उत्तर पश्चिम क्षेत्र पड़ता है। उत्तर पश्चिम में आप जानते हैं कि बारिश की मात्रा जो है वो इसके अपेक्षा बहुत कम है। लगभग यहाँ मतलब कि आप कह सकते हैं 25 से 50 सेंटीमीटर की लगभग बारिश होती है वहाँ। लेकिन जैसे जैसे हम पूरब की ओर बढ़ते हैं, ये क्या है, ये पूरब है, ईस्ट है, तो पूरब की तरफ जैसे जैसे बढ़ते हैं वैसे वैसे वर्षा की मात्रा बढ़ते जाती है। और वर्षा की मात्रा जैसे ही बढ़ती जाएगी तो इधर क्या होगा, सघन वन पाए जाएंगे। सघन वन मतलब कि बहुत मात्रा में वन पाए जाएंगे। और ये जो है, ये जो रीजन है, आप जैसे गंगा नदी यहाँ से निकालते हैं और ये यमुना नदी इधर से, तो ये तो दोआब क्षेत्र हो गया। और ये जो है, ये ऊपर वाला तो ये भाग हो गया। उसके बाद ये मध्य भाग हो गया गंगा का, तो गंगा के मध्य भाग और दोआब क्षेत्र ना, यानी गंगा यमुना के बीच वाला जो क्षेत्र है वो गंगा यमुना का दोआब, उसको दोआब क्षेत्र कहा जाता है। तो ये उत्तर वैदिक काल का ये एरिया हो गया, ये हो गया ऋग्वैदिक काल का एरिया। तो इसका प्रभाव भी देखने को मिलेगा। यह कृषि के लिए उतना उपयुक्त नहीं है जितना ये उपयुक्त है, क्योंकि अभी क्या है कि अभी बहुत सारे यंत्र का विकास हो गया है, इसलिए इस क्षेत्र में भी कृषि हो जाती है। और जहाँ तक की बात करते हैं सिंधु सभ्यता का, तो उस समय क्या था कि जो नदी के किनारे ही उसका विकास ज़्यादा हुआ था। और अभी भी देखते हैं जो पंजाब का सिंध प्रांत है वो सिंधु नदी का जहाँ जहाँ मतलब कि उसके एरिया जो है जहाँ उसका जल का प्रभाव देखने को मिलता है उस क्षेत्र में विकास मतलब कि कृषि का विकास हो पाता है। बाकी आप यहाँ देखते हैं ये जो राजस्थान वाला एरिया है, राजस्थान वाला एरिया थार मरुस्थल आप देखते होंगे, इसका प्रभाव पश्चिम में भी दिखाई पड़ता है। तो ये एरिया कृषि के लिए उतना उपयुक्त है नहीं, और उपयुक्त नहीं है तो इसका प्रभाव, भौगोलिक क्षेत्र का प्रभाव हमारे अर्थव्यवस्था पर भी दिखाई पड़ेगा। तो हम आज अर्थव्यवस्था के बारे में बातचीत करेंगे कि वैदिक काल की अर्थव्यवस्था कैसी थी। और वैदिक काल में सबसे पहले हम देखेंगे ऋग्वैदिक काल की अर्थव्यवस्था। अब किसी भी सभ्यता के अर्थव्यवस्था देखने में हम जो हड़प्पा सभ्यता के बारे में बातचीत किए थे कि ये बताए थे कि क्या क्या देखना है। जैसे ही अर्थव्यवस्था शब्द आया, अब अर्थव्यवस्था शब्द ऐसे बोला जाएगा तो आप या तो मुद्रा की चर्चा कर देंगे, बहुत सारी चीज़ आपको छूट जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले एक चीज़ ऐसा बना लीजिए, एक फ्रेम बनाना जरूरी होता है। जैसे आप मेंस लिखने के लिए जाइए तो जैसे ही अर्थव्यवस्था पे आता है क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था दिखाई पड़ता है, तो खास करके इतिहास में, तो ये जो अब फ्रेमवर्क नहीं है, जब तक फ्रेम नहीं कीजिएगा तब तक क्या होगा कि वो संभव ही नहीं है कि वो आप सही कर पाइएगा। और एक एरिया की चर्चा करने के बाद मतलब एक क्षेत्र की आप चर्चा कर दिए और दूसरे क्षेत्र की चर्चा आप नहीं किए, तो इसके चलते क्या होगा कि आपका जो मार्किंग है वो उतना मिल नहीं पाएगा। अब कृषि के बारे में बातचीत किया गया और कृषि में बहुत सारे क्षेत्र आपने छोड़ दिया, तो छोड़ने के बाद तो जिस क्षेत्र के अब 12 नंबर क्वेश्चन है तो आपको 3 नंबर कितना भी अच्छा लिख दिया, 3 से 4 नंबर दिया जाएगा, उससे ज़्यादा थोड़ी दिया जाएगा आपको। तो सभी क्षेत्र का वर्णन करना जरूरी होता है। और जैसे सभी क्षेत्र की बात आ जाती है तो क्या क्या अर्थव्यवस्था में क्या क्या देखना है, तो अर्थव्यवस्था में देखना है कृषि, उसके बाद देखना है पशुपालन,
ये वैदिक सभ्यता तक ही चलेगा। उसके बाद पशुपालन के बाद आप कह सकते हैं कि शिल्प, उसके बाद व्यापार, मुद्रा देखना है, उसके बाद नगर देखना है। तो ये सभी चीज़ अर्थव्यवस्था में ही आता है। ऐसे मुद्रा भी व्यापार में ही आ जाएगा, और नगर जो है, नगर और व्यापार एक दूसरे का पूरक है। हमने हड़प्पा सभ्यता में ही बताया था, जहाँ नगर है वहाँ व्यापार होगा ही, और जहाँ व्यापार है वहाँ धीरे धीरे नगर का विकास हो जाएगा। तो ये एक दूसरे का पूरक है। तो मुख्य रूप से ये 4 चीज़ का चर्चा अर्थव्यवस्था में करना जरूरी होता है। और आप नोट्स बड़ी भी बनाइए तो ये बांटते चलिए ना, अर्थव्यवस्था में ये क्षेत्र को बांट लीजिएगा तो आप आसानी से उसका वर्णन कर सकते हैं। और जैसे ही ये बांट नहीं पाइएगा आप, तो क्या होगा, वर्णन करने में आपको बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अब देखिए, अब आसानी से हो जाएगा। अब हम पहले कृषि लेते हैं। अब कृषि के बारे में ऋग्वेद में हमें क्या क्या वर्णन मिलता है, क्या क्या चीज़ मिलता है ऋग्वेद में। तो ऋग्वेद में महत्व जो है पशुपालन की तुलना में कृषि का महत्व कम है, महत्व कम दिखाई पड़ता है। कैसे कम पर दिखाई पड़ता है? पशुपालन की चर्चा बहुत ज़्यादा की जा रही है, वही कृषि जो जितना भी श्लोक है, मात्र 4 श्लोक में 10,000 से अधिक श्लोक है उसमें, और तो उस श्लोक में से मात्र 24 श्लोक में क्या किया गया है, कृषि के बारे में चर्चा की गई है। और उसके बाद चर्चा तो कम की गई है, लेकिन तब पर भी कहा जाता है कि वैदिक आर्य जो है, ऋग्वैदिक आर्य को कृषि का ज्ञान था। अब कैसे कहेंगे कृषि का ज्ञान था? तो ऋग्वेद में क्या किया गया है कि बोआई, कटाई, मराई, जुताई इत्यादि का उल्लेख किया गया है। उसके बाद हल के लिए लांगल शब्द का प्रयोग, यानी हल को लांगल कहा जाता था। तो यहाँ हल का भी प्रयोग दिखाई पड़ रहा है। यहाँ जो कृषि का जो क्रिया है ना, कृषि का क्रिया है ये सब, कृषि क्रिया क्या क्या, बुआई हो गया, कटाई हो गया, मराई मतलब दौनी हो गया, उसके बाद जुताई भी, इस सब का वर्णन ऋग्वेद में दिखाई पड़ रहा है। तो इससे पता चलता है कि कृषि कार्य का भी ज्ञान ऋग्वेदिक जो आर्य थे उसके पास था, क्योंकि ये सभी क्रियाएं किससे है संबंधित है, कृषि से संबंधित है। उसके बाद ये करीसु, इसको आज के भाषा में आप कह सकते हैं खाद का प्रयोग उर्वरता बढ़ाने में करते थे। और उसके बाद भूमि को, यानी आप कह सकते हैं कि खेती योग्य भूमि को उर्वर या क्षेत्र कहते थे, क्षेत्र कहा जाता था। यानी जो खेती योग्य भूमि है उसको या तो उर्वर कहता है या क्षेत्र कहा जाता था। कृषि का भी प्रयोग किया जा रहा है, खाद का प्रयोग किया जा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं कृषि तो हो ही रहा है, लेकिन कृषि अधिशेष की स्थिति नहीं है। उसके बाद सिंचाई का भी जिक्र मिलता है, सिंचाई का जिक्र, आप देख रहे हैं कृषि में भी बहुत सारा भाग आ रहा है। कृषि क्रिया कैसी थी, सिंचाई का बंदोबस्त था नहीं। जब कृषि के हम बारे में आगे देखेंगे तो कृषि का क्षेत्र भी व्यापक होने लगेगा ना, कृषि सिंचाई का प्रयोग होता था कि नहीं, खाद का प्रयोग कैसा करते थे। उसके बाद मापन विधि भी आगे आ जाएगा। अभी तो मापन विधि नहीं है क्योंकि भूमि का महत्व नहीं है, भूमि का
महत्व परवर्ती काल के तुलना में, परवर्ती काल की तुलना में बहुत कम है। यानी भूमि का उतना महत्व है ही नहीं कि जितना महत्व दिया जाता है इस समय अभी भूमि का, उतना भूमि का महत्व उस समय नहीं दिया जा रहा था। उसके बाद है कृषि अधिशेष की स्थिति नहीं। यानी अभी क्या हो रहा है, कृषि अधिशेष नहीं हो रहा है। अधिशेष नहीं हो रहा मतलब क्या कि कृषि जब तक खाए भरे तो वो उत्पन्न अभी नहीं कर रहा है। यानी खाने से जो बच जाता है उसी को कहा जाता है अधिशेष, जो शेष बच गया, जो खाने के बाद शेष बच गया। यानी हम उपजा कर ले रहे हैं कि जैसे कि 5 क्विंटल उपजा कर रहे हैं, लेकिन हमारा साल भर का खर्चा, ये 6 महीना का खर्चा जो है वो 2 क्विंटल है, तो बाकी 3 क्विंटल क्या बच गया, वो अधिशेष हो गया। तो कृषि अधिशेष की स्थिति उस समय नहीं थी। इसका भी प्रभाव देखने को मिलेगा आपको शिल्प में। जब तक कृषि, अब किसी को खाने के लिए दीजिएगा तभी क्या होगा कि वो उसके बदले में कुछ बनाएगा। तो जब तक आप खाने के लिए नहीं दीजिएगा तब तक वो कुछ नहीं बनाएगा। तो कृषि अधिशेष की स्थिति उस समय दिखाई नहीं पड़ती है। तो आप, आशा है कि आप लोग लिख लिए होंगे, साथ में लिखते हुए चलिएगा। अगर नहीं लिख पाते हैं तो आप बीच में रोक लीजिए, वीडियो को रोक के उसके बाद आप लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि आपके लिए रुके हम। आप रोक के आपको उसको, अगर पीछे हो जाते हैं तो आप लिखते चलिए, क्योंकि नहीं लिखिएगा तो पढ़ने से कोई फ़ायदा है नहीं, और लिखने के बाद आपको रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। इसलिए साथ में लिखते हुए भी चलिए। तो अब चलते हैं हम लोग पशुपालन की तरफ कि ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था में पशुपालन का क्या महत्व था। पशुपालन, उसके बाद यही लिख देना है कि कृषि की तुलना में पशुपालन का महत्व अधिक। और पशुपालन में गाय का महत्व अधिक है। और पशुपालन में भी गाय का महत्व अधिक है, क्योंकि गाय को ऋग्वेद में गाय शब्द का ऋग्वेद में 176 बार प्रयोग किया गया है। गौ शब्द का, गौ धातु से बना हुआ शब्द जो है वो 176 बार उसका प्रयोग हुआ है। और कहा जाता है कि जीवन से जुड़ी अधिकतर घटना के नाम में गौ का प्रयोग किया गया है। जैसे गौ धातु का प्रयोग किया गया है किसमें, अधिकतर चीज में, जीवन से जुड़ी अधिकतर चीज में देखा गया है कि गौ धातु का प्रयोग इसमें किया गया है। और इस धातु से जैसे हो गया कि गव्यतु, ये दूरी का माप के लिए बनाया गया। गोधूली हो गया, गोधूली ये समय के लिए, गोधूली समय का जो है कह सकते हैं कि आप मतलब कि शाम और रात को जो बीच में जो भाग होता है उसी को कहा जाता है गोधूली। यानी ये मुख्य रूप से गाय के मतलब जब गाय चारागाह से लौटती है घर की तरफ तो धूल उड़ाते हुए चलती है उसके गोखुर से, है तो उसी से बना है गोधूली। आप एक कहानी भी पढ़े होंगे हिरण्यकश्यप के बारे में। तो जब भगवान नरसिंह अवतार लेकर उसको मारने के लिए आते हैं तो पहले वरदान लिए हुए रहता है कि ना मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं, तो गोधूली के बेरा में ही उसको मारा जाता है। तो ये गोधूली समझ सकते हैं कि वो भी पुरातन कहानी है और ये भी पुरातन व्यवस्था से ही लिया गया है। तो ये हो गया गोधूली हो गया। उसके बाद हो गया गविष्टि,
गविष्टि, गविष्टि का अर्थ होता था युद्ध, या गवेषण इसको लिखा जाता है, गवेषण, यानी गाय का अन्वेषण करना, यानी खोज करना ना। गाय की खोज इसका अर्थ होता है, गाय का खोज करना, और गाय के खोज के लिए, यानी गाय के लिए ही अधिकतर युद्ध होता था। बहुत सारे विद्वानों का मानना है कि ये जो गाय है ये सभी जानवरों के लिए, उस समय जितना भी पालतू बनाया जाता था सभी जानवरों के लिए इस शब्द का उपयोग किया जाता था। अब क्योंकि अधिकतर जगह गाय शब्द का प्रयोग किया गया है, उसके बाद कह सकते हैं कि गोहन, गोहन कहा जाता था अतिथि को, अतिथि को क्या कहा जाता था, गोहन। सब कहते हैं कि यानी गाय के हत्यारा कहा जा रहा है अतिथि के, ऐसा माना जाए, बहुत सारे विद्वानों का ऐसा मानना है कि जब अतिथि आते थे तो उसके लिए गाय का मांस परोसा जाता था ना, इसलिए इसका ऐसा शब्द चयनित किया गया है। और इसमें क्या सच्चाई है ये तो विद्वानों के ऊपर निर्भर है, लेकिन हाँ उस समय पशुपालन जो किया जाता था वो किसके लिए किया जाता था, कि मांस के लिए और दूध के लिए। तो ऐसा हो सकता है ये, और अभी के मतलब कि जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा मतलब कि उत्तर वैदिक काल आएगा, तो उत्तर वैदिक काल में क्या है कि यजुर्वेद है, यजुर्वेद में आके जो गाय को है, गाय को न मारने वाला जानवर बताया गया, जिसको उसको कहा गया अघन्य कहा गया, यजुर्वेद में जाके कहा गया। अभी तक ऋग्वेद में इसकी चर्चा नहीं की गई है कि गाय को नहीं मारना है। तो गोहन अतिथि सब, अतिथि के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। और भी बहुत सारे मतलब कि आर्य शर्मा ने बहुत सारे ऐसे शब्द को निकाला है जो क्या है कि गव धातु से, गौ धातु से बना हुआ है, और उसी के आधार पर कहा है कि उस समय पशुपालन का महत्व बहुत ज़्यादा था, इसी शब्द के आधार पर। और शब्द ही बता रहा है कि ये पशुपालन, इतनी ज़्यादा मात्रा में पशुपालन देखने को मिल रहा है ना। उद्देश्य क्या था, पशुपालन का उद्देश्य क्या था, दूध और मांस, दूध और मांस, ये इसका मुख्य उद्देश्य था, दूध और मांस। धार्मिक भावना पर मत लीजिएगा अभी, क्योंकि ये जो शब्द है ये शब्द पर बहुत ज़्यादा विवाद भी बना हुआ रहता है, ऐसा क्या पुस्तक में वर्णन है, इसलिए हमने इसका चर्चा किए हैं। और जो हमारे देश है वो अतिथि देवो भव के बारे में जाना जाता है, तो उस समय कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रहा होगा, यह अनुसंधान का विषय है, इसमें ज़्यादा हमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि हम इसलिए बता रहे हैं कि आप भी उस मैच्योरिटी के लेवल में आ गए हैं, तो जानकारी लीजिए। ये बच्चा के लिए जानकारी के लिए नहीं है, क्योंकि बच्चा वाले किताब में इसका प्रयोग नहीं किया गया है शायद, ताकि उस समय जानकारी नहीं, जानकारी देना ठीक बात है, लेकिन एक स्थिति आ जाना चाहिए ताकि क्या हो कि जानकारी देने के बाद उसमें विद्रोह का स्वर नहीं आवे। तो हमें ऐसा लगता है कि हम वैसे व्यक्ति को बता रहे हैं जो ज़्यादा समझदार हैं, तो समझने की ज़रूरत है, यहाँ धार्मिक भावना को ऊपर नहीं लेना है, क्योंकि उस समय मूल रूप से उद्देश्य ही था क्या, दूध और मांस उस समय उद्देश्य था। धीरे धीरे ही ये जो है चीज़ है, ये धीरे धीरे उत्तर वैदिक सभ्यता में आके बदल जाएगी। वो हम बताएंगे कि उस समय वहाँ गोहन मतलब कि अघन्य कहा जा रहा है गाय को, यानी ना मारने वाले वस्तु। ऐसा भी हो सकता है कि हम जो बात किए कि ये बहुत सारे विद्वान माना है कि गाय सभी जानवरों को कहा जाता था, शायद गाय को नहीं मार के दूसरे जानवर को मारा जाता था, और गाय सभी जानवर के लिए प्रयोग किया जा रहा है, तो शायद इसके लिए हो सकता है। तो क्या था नहीं था, ये तो किताब में जो दिया हुआ है, बहुत सारी किताबों में उसके बारे में हमने बताया है, और ये अनुसंधान का विषय है, प्रायः विद्वान इस पे जाके बहस करते रहते हैं, तो हमें अभी ज़्यादा बहस में नहीं पड़ना है। आगे हम बढ़ते हैं, पशुपालन ये हो गया, पशुपालन के बाद हम लोग देखते हैं शिल्प। शिल्प अगर देखना होगा हमें, तो शिल्प में क्या क्या विस्तार हुआ था उस समय। अब कृषि अधिशेष नहीं हो रहा है, तो कृषि जब अधिशेष नहीं होगा तो शिल्प का विकास भी सही से नहीं होगा। तो शिल्प, क्योंकि कृषि अधिशेष जब तक नहीं रहेगा तब तक कोई वस्तु अगर हम बना रहे हैं दिन भर में बैठ के, अगर हमें खाना ही नहीं मिलेगा तो हम वैसे वस्तु को क्यों बनाएं, जब तक उसके बदले में हमें कोई भोजन ना मिले। तो इसलिए कृषि अधिशेष नहीं होने के कारण, अधिशेष नहीं होने के कारण
शिल्प का विकास कम, शिल्प का कम मात्रा में विकास। अब शिल्प में क्या क्या देखने को मिलेगा? सबसे पहले कुंभकारी हो गया, चर्मकार हो गया, उसके बाद रथकार हो गया, बुनकर हो गया। बुनने का काम स्त्री और पुरुष दोनों करता था। बढ़ई हो गया। तो ये मुख्य रूप से ये सब शिल्प दिखाई पड़ते हैं, शिल्पकार ये सब है। और इसके द्वारा विभिन्न प्रकार के वस्तु बनाए जाते हैं। बढ़ई लकड़ी के सामान बनाए गए, कुंभकार जो कुम्हार जिसको कहा जाता है वो घड़ा बनाएगा, चर्मकार चमड़े से बनी वस्तु बनाएगी, रथकार रथ का निर्माण करेगा। उसके बाद कह सकते हैं कि कांस तथा तांबा का शिल्प। और कांस और तांबा के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया जिसको अयस कहा जाता है। अयस शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? कांस और तांबा के लिए। तो ये जो है ये आपका कह सकते हैं ये सभी शिल्प का विकास ऋग्वैदिक सभ्यता में देखने को मिलता है। और इससे ज़्यादा क्या विकास हो सकता है? विकास अभी प्रारंभिक चरण है ना, प्रारंभिक चरण है। और यही सब दिखाई पड़ रहा है उस समय के सभ्यता में। यानी लोहा की चर्चा नहीं है, लोहा की चर्चा नहीं, यानी इससे जुड़े शब्द का भी चर्चा नहीं है। लोहा की चर्चा अभी जो ऋग्वैदिक ग्रंथ है उसमें लोहा की चर्चा देखने को नहीं मिलती है। तो लोहा की चर्चा जब नहीं है तो शिल्प का भी विकास बहुत कम मात्रा में देखने को मिलता है। तो कम मात्रा में देखने के कारण भी इतना ही वर्णन किए ना। तो आगे हम चलते हैं क्या चीज़, व्यापार को देखते हैं कि व्यापार में क्या क्या विकास हुआ था उस समय। इसी को अगर विस्तार करना होगा तो कुंभकारी में आप लिख सकते हैं विभिन्न प्रकार के मृदवान बनाते थे कुंभकार। उसके बाद चर्मकार भी विभिन्न प्रकार के चमड़े से बनी वस्तु बनाते थे। बुनकर वस्त्र का निर्माण करते थे। और वस्त्र के निर्माण में ऐसा पाया गया कि पुरुषनी नदी जो जिसको रावी नदी कहा जाता था, रावी नदी के तट पर उस समय वर्णन किया जाता कि रावी नदी के तट पर उत्तम किस्म के रंगीन ऊनी वस्त्र मिलते थे। वर्तमान में भी कश्मीर में भी उत्तम किस्म का मिलता है। गंधार क्षेत्र में बताया गया है कि उस समय वो अच्छा ऊनी वस्त्र मिलता था। और कह सकते हैं कि ये वस्त्र निर्माण में कौन कौन चीज़, सूती, रेशम तथा ऊन का प्रयोग, यानी ये 3 प्रकार के मतलब कि। उसके बाद चमड़ा का निर्माण भी, चमड़ा का भी प्रयोग वस्त्र निर्माण में किया जाता था। तो जब भी पूछेगा ये सब याद करने की जरूरत थोड़ी है, ये सब आराम से याद कर सकते हैं। क्योंकि उस समय संश्लेषित रेशा तो विकास हुआ नहीं होगा। तो जो भी प्राकृतिक रेशा है यानी सूती जो कपास है उससे बनता होगा, उसके बाद रेशम से बन सकता है ना, उसके बाद ऊन से बनाया जाता होगा। तो ये सभी चीज़ें संभव है ना। उसके बाद हम चलते हैं व्यापार की तरफ। व्यापार का विकास में क्या था? तो व्यापार में वही होगा, वस्तुओं का आदान प्रदान। तो पनियों के साथ, पनी नामक व्यापारी की चर्चा, पनी नामक व्यापारी की चर्चा। शायद बताया जाता है कि इसको ये गैर आर्य था, यानी आर्य समूह से नहीं था, शायद यहाँ के मूल निवासी रहे होंगे। और उसके बाद कहता है कि चर्चा और इसी के साथ वस्तुओं का आदान प्रदान। आदान प्रदान किया जाता था। उसके बाद कौन सा प्रणाली होगा? वस्तु विनिमय प्रणाली। आगे अगर कहेंगे तो क्या है? मुद्रा का विकास नहीं। 2 मुद्रा के बारे में बातचीत किया जाता है, वो है निष्क, दूसरा है शतमान। तो निष्क के बारे में कहा जाता है कि ये कोई सोना का पिंड होगा, सोना का आभूषण या पिंड। कहा गया कि बहुत सारे दान दक्षिणा में देखा गया कि निष्क दिया जा रहा है। तो उसमें ऐसा मानना है कि ये तो सोना का आभूषण होगा या पिंड होगा। और शतमान जो है
इसको कहा जाता है स्व गाय के समूह को शतमान कहा जाता था, ऐसा विद्वानों का मानना है। तो ये मुद्रा इसको नहीं माना जा सकता है, ये है क्या कि सोने का आभूषण और पिंड हो रहा होगा, क्योंकि उस समय मुद्रा का विकास उतना, जब कुछ है ही नहीं, हो ही नहीं रहा है व्यापार में, तो क्या मुद्रा का विकास संभव नहीं है। शिल्प का उतना विस्तार है ही नहीं, जब शिल्प बनेगा तभी ना व्यापार होगा, तो शिल्प बन ही नहीं रहा है तो व्यापार नहीं हो सकता। वही कुम्हार बनाता होगा तो उसके बदले में कुछ दिया जाता होगा, 2 बकरी दे दिया, वो घड़ा ले आया ना। अभी की तुलना मत कीजिए, उस समय घड़ा बनाने वाला का भी बहुत बड़ा महत्व होता होगा। तो ये उस समय आदान प्रदान वस्तु विनिमय प्रणाली किससे चलती थी, तो व्यापार के बारे में भी खासा जानकारी उस समय नहीं मिल पाता है, और मुद्रा का विस्तार है या नहीं है। नगर की चर्चा नहीं मिलती है, यानी पूर की चर्चा है लेकिन नगर की चर्चा कहीं दिखाई नहीं पड़ती है। तो ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था में बस इतना ही था, ज़्यादा चीज कुछ था ही नहीं। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं कि ये इतना ही चीज़ ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था में दिखाई पड़ता है। अगर शुरू से अंतिम तक वर्णन के थोड़ा शब्द अगर बढ़ाना होगा तो इसी शब्द का विस्तार आप कर सकते हैं कि वस्तु विनिमय प्रणाली के द्वारा वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता था ना, मुद्रा का विकास नहीं उस समय नहीं हो पाया था। इसी में आप थोड़ा सा भी शब्द बढ़ाइएगा तो बहुत है। ऐसे भी ये भी शब्द बहुत ज़्यादा मात्रा में है, बहुत ज़्यादा शब्द है, और पॉइंट वाइज बुलेट पॉइंट में लिखने के बाद नंबर आसानी से मिल पाता है। तो इसलिए बुलेट पॉइंट इसलिए बनाया गया है, ये तो छोटा बनाया गया ताकि आपको मतलब नोट्स बनाने में आसानी हो और समझने में भी है, ताकि आसानी से आप रिवीजन कर सके। तो ये हो गया ऋग्वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था। उसके बाद हम देखते हैं उत्तर वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था। तो चलिए हम लोग देखते हैं उत्तर वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था। फिर वही चीज़ देखना है, कृषि से लेकर पशुपालन, शिल्प, व्यापार और मुद्रा। तो सबसे पहले हम कृषि देखते हैं। अब क्या है कि धीरे धीरे क्या हो रहा है कि दोआब क्षेत्र और मध्य गंगा मैदानी भाग में क्या हो रहा है कि आर्यों का विस्तार हो रहा है, और यहाँ विस्तार होने के बाद पता है कि यहाँ पर बारिश की मात्रा अधिक हो रही है, तो इसलिए यहाँ ये जो भूमि है कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। और सर्वाधिक उपयुक्त होने के कारण यहाँ क्या होगा कि कृषि का विकास जो पहले ऋग्वैदिक सभ्यता के काल में उतना नहीं हो पाया था, इस काल में बहुत तेजी से क्या होगा कृषि अर्थव्यवस्था का विकास होगा। अब इसकी चर्चा कैसे है ना, तो कह सकते हैं कि कृषि अर्थव्यवस्था का महत्व बढ़ने लगा, क्योंकि आप देखेंगे कि ऋग्वैदिक संहिता में जो चर्चा किया गया है कि ऋग्वैदिक आर्य जो थे उसका जो अर्थव्यवस्था वो निर्वाह मूलक अर्थव्यवस्था है। अभी भी निर्वाह मूलक ही अर्थव्यवस्था रहेगा, लेकिन उस व्यवस्था में कृषि का महत्व बढ़ गया। कृषि का महत्व बढ़ना की चर्चा कहाँ कहाँ मिलता है, तो चर्चा मिलता है शतपथ ब्राह्मण में। शतपथ ब्राह्मण नामक ग्रंथ में कि कृषि से जुड़े हुए क्रिया का वर्णन मिलता है। जैसे क्या क्या चीज़, जैसे हो गया वही जुताई, उसके बाद बुनाई, मराई, कटाई पहले लिख देते हैं, कटाई और मराई, ये सभी क्रियाओं का वर्णन उस समय मिल रहा है शतपथ ब्राह्मण नामक ग्रंथ में। उसके बाद कि कहता है कि
कुछ ग्रंथ में 8, 12 यहाँ तक कि 24 बैलों से हल खींचने की बात बताई गई है। यह वर्णन मिलता है, कहता है कि यहाँ पर ये 24 बैल, ये जो है इसकी चर्चा जो है 24 बैल वाला चर्चा, कि एक हल को खींचने में 24 बैल का उपयोग किया जाता था, ये काष्ठ संहिता में इसका वर्णन मिलता है। 24 बैलों की चर्चा कहाँ मिला है? काष्ठ संहिता में मिला है, कि काष्ठ संहिता में इसका वर्णन है कि एक हल को खींचने के लिए 24 बैल का प्रयोग होता था। थोड़ा ज़्यादा लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं इतनी मात्रा में बैलों का एक हल को खींचना मतलब कि एक बड़े क्षेत्र पर कृषि किए जाने का संकेत मिलता है। 8 हो गया, 12 हो गया, 24 हो गया, इतना बैल अगर एक हल को खींच रहा है मतलब हल भी बहुत बड़ा होगा ना। लकड़ी के हल का प्रयोग, उसके बाद है कि कृषि कार्य में राजा तथा राजकुमार का भी योगदान रहता था। जैसे आप कृष्ण के भाई बलराम के बारे में सुने होंगे कि उसको हल उनका हथियार था ना, हल हथियार था, तो उससे प्रतीत होता है। उसके बाद आप रामायण में पढ़े होंगे तो रामायण में बताया गया कि जो सीता है कि राजा जनक जब हल चला रहे थे तो उसी से क्या हुआ कि ज़मीन में एक घड़ा फूटने के बाद उनका जन्म हुआ था। तो और राजा जनक को इतना ज़्यादा मतलब कि चर्चा किया गया है, ऋग्वेद में भी चर्चा किया गया, बाकी सब संहिता में भी चर्चा कुछ न कुछ मिलता है राजा जनक का। तो राजा जनक भी क्या कृषि कार्य करते थे, तो राजा और राजकुमार भी कृषि कार्य से हटते नहीं थे और कृषि कार्य में हमेशा जुटे हुए रहते थे। तो ये सभी चीज़ कृषि के कार्य से अंतर्गत मिलता है। उसके बाद एक है संहिता, बाज स्नेही संहिता में विभिन्न प्रकार के फसलों का नाम कौन कौन फसल हो गया, जैसे हो गया चावल हो गया, गेहूं हो गया, उसके बाद हो गया गेहूं के बाद आप कह सकते हैं कि तिल, जौ, उड़द, उसके बाद और भी कुछ चीज़ का जैसे हो गया मूंग हो गया। ये सभी की चर्चा किस में मिला है? बाज स्नेही संहिता में। तथा इसमें ही बाज स्नेही संहिता में ही वो कहा गया कि तथा विभिन्न प्रकार के फसलों को बोने तथा पकने का समय दिया गया है। शायद छोटा अक्षर हो गया होगा, आप बढ़िया से देख लीजिए। इसमें क्या बात नहीं, संहिता में क्या क्या आ गया कि फसलों का नाम तो दिया गया ही है, चावल, गेहूँ, तिल, उड़द हो गया, मूंग हो गया। उसके बाद साथ में ये दिया गया कि विभिन्न प्रकार के जो फसल है उसका कब बोना चाहिए और कब वो पकेगा ना, पकने का समय भी उसमें दिया गया है। तो ये सभी चीज़ बता रहा है कि कृषि कार्य का उस समय कितना महत्व रहा होगा। यहाँ कृषि अर्थव्यवस्था का तो महत्व बढ़ ही रहा है ना, और साथ में अभी तक कृषि अधिशेष हो नहीं रहा है, लेकिन कृषि अधिशेष की स्थिति बनती जा रही है, क्योंकि कृषि होगा तभी ना कृषि अधिशेष होगा। ऋग्वैदिक सभ्यता में कृषि हो ही नहीं रहा था उतना मात्रा में, तो कृषि अधिशेष होगा कहाँ से? अब कृषि हो रहा है तो कृषि अधिशेष की स्थिति भी आने लगेगी। यहाँ बाज स्नेही संहिता में कितने प्रकार का अनाज दिया गया है, वही ऋग्वेद संहिता में देखा गया कि ये दो चीज़ मिला था, एगो नाम दिया गया था यव, एगो लिखा गया था धन। लेकिन ये शब्द मिले नहीं रहा है कि कौन अनाज से इसको जोड़ा जाए। अगर यव को जौ से जोड़ा जा सकता है और धन को मतलब कि चावल से जोड़ा जा सकता है,
तो लेकिन अभी विद्वान कह रहा है कि इस शब्द से कोई अनाज अभी किस के साथ जोड़ा जाए ये अभी पता नहीं चल पाया है। कुछ विद्वानों का मानना है कि ऋग्वेद में चावल का ज्ञान नहीं था, लेकिन ऋग्वेद संहिता का जो काल था उसमें चावल का ज्ञान नहीं था, लेकिन अभी चावल का ज्ञान उत्तर वैदिक काल में चावल का ज्ञान दिखाई पड़ रहा है। तो ये कृषि काल हो गया। और कृषि काल में आप कह सकते हैं कि और भी चीज़ लिखना है कि हल का प्रयोग, तो जैसे जानवरों का प्रयोग जो बैल है, तो बैल का प्रयोग हल खींचने में किया जाता था ना, फसल काटने के लिए कह सकते हैं ना, कटनी लिख दिए ना, जो जुड़े हुए क्रिया जैसे है कटाई में आप कह सकते हैं कि हंसुए दांत का प्रयोग किया जाता था। तो ये सरकार आप क्या कर सकते हैं कि अपने शब्द को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं कि कटाई के लिए हंसुए दांत का प्रयोग किया जाता था ना, जुताई के लिए हल का प्रयोग किया जाता था। हल के बारे में तो हम लिखेंगे ही ना, लकड़ी का हल का प्रयोग होता था। तो ये सभी साक्ष्य आप साक्ष्य याद कीजिएगा ना, और साक्ष्य से क्या हो रहा है कि ये सभी का निर्माण हो रहा है, जैसा साक्ष्य मिल रहा है वैसा निर्माण हो रहा है। तो ये हो गया कृषि कार्य ना, उस समय के कृषि कार्य इस तरह किया जाता था। अब चलते हैं हम पशुपालन की तरफ। जैसे हो गया कि पशुपालन में क्या क्या, तो पशुपालन यहाँ गौण हो चुका है, तो पशुपालन में क्या दिखाई पड़ेगा ना, हम क्या देखेंगे कि पशुओं में कौन कौन, बकरी, उसके बाद बकरी हो गया, गाय, बैल, उसके बाद सूअर, गदहा ना, भैंस, हाथी का पालन किया जाता था, पाला जाता था, ये सभी पाला जाता था उस समय। और भी बहुत सारे जानवर था ना। पशुपालन का उद्देश्य क्या होगा, पालन का उद्देश्य मांस तथा दूध तथा कृषि कार्य में, जैसे बैल हो गया तो बैल को अब कृषि कार्य में प्रयोग किया जाने लगा। तो इससे ज़्यादा मतलब कि पशुपालन में कुछ खास जानकारी है नहीं, क्योंकि अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, पशुपालन गौण होते जा रहा है। आप घोड़ा को मत छोड़िएगा ना, घोड़ा को मत छोड़िएगा, क्योंकि जो वैदिक आर्य है उसमें घोड़ा के बिना संभव ही नहीं है ना। तो अश्व की चर्चा तो बहुत बार की गई है ना, तो अश्व की चर्चा ये सभी पालन किया जाता था, अश्व को युद्ध में उपयोग किया जाता था, और ये सब का अलग अलग अपना उपयोग होता था। इसको सामान ढोने में भैंस तो हो गया कि भैंस की बात किया जाए तो भैंस को भी गाय के तरह ही उपयोग किया जाता होगा दूध और मांस के लिए। तो पशुपालन में इसे कोई खास जानकारी नहीं है, और इससे संबंधित आप थोड़े से इसको बढ़ा सकते हैं अपने शब्द में, लेकिन कोई खास जानकारी उत्तर वैदिक काल में दिखाई नहीं पड़ती है, क्योंकि इस पर ज़्यादा फोकस, क्योंकि हमें परिवर्तन के तत्व को देखना है कि परिवर्तन के तत्व क्या, कुछ बदलाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको देखना है, ना कि प्रत्येक चीज़ को देखना है। क्योंकि इतिहास परिवर्तन के तत्व को ही देखा जाता है, ना कि एक लाइन से सब चीज़ देखेंगे तो बहुत सारा हो जाएगा। प्रत्येक दिन तो बहुत सारा घटना होता है, लेकिन आज की तुलना में कल क्या घटना नया हुआ है उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है, और क्या चीज़ सचमुच वो नया चीज़ को हमारे लिए जीवन में महत्वपूर्ण है या नहीं है। तो कृषि अधिशेष जैसे ही हो गया तो शिल्प का विकास भी देखने को मिलेगा। तो शिल्प के विकास में क्या क्या मिल गया, ये आप लिख सकते हैं पहले, कृषि अधिशेष के कारण शिल्प विकास को प्रोत्साहन, मिला। अब कृषि अधिशेष के कारण शिल्प विकास को प्रोत्साहन मिल रहा है, और शिल्प में क्या क्या दिखाई पड़ेगा आपको, शिल्पकार में आ जाएगा लोहार, बढ़ई, रथकार, वही फिर बुनकर, चर्मकार। जो पिछला तो है तो वो है लोहार, एक नया प्रणाली इसमें जुड़ चुका है। तांबा और कांसा का शिल्प तो बनता ही होगा,
लेकिन एक नया चीज़ क्योंकि लोहा का खोज उस समय हो चुका था। और आप पढ़ेंगे कि जो दक्षिण भारत का है हल्लूर है, उसके हल्लूर से मिला है लोहा का साक्ष्य, प्राथमिक साक्ष्य। उसके बाद उत्तर भारत की बात किया जाए तो वहाँ अतरंजी खेरा से मिला है। तो उस समय लोहा की लगभग 1000 ईस्वी पूर्व के आसपास लोहा मिलना स्टार्ट हो जाता है। बहुत विद्वानों का मानना है कि 1200 ईसा पूर्व से ही लोहा मिलना स्टार्ट हो जाता था ना, हो जा रहा है कि देखा जा रहा है कि 1200 ईसा पूर्व से ही लोहा मिल रहा है। तो एक नया शिल्प दिखाई पड़ रहा है लोहार का, बाकी सब वही शिल्प आपको दिखाई पड़ेगा ना। अब क्या हो रहा है कि बुनाई का काम, बुनाई का कार्य केवल स्त्री कर रही है, स्त्री कर रही है। इसके बाद लिख सकते हैं कि कुंभकारी का विकास, कुंभकारी के विकास में आपको क्या क्या दिखाई पड़ेगा। जैसे हो गया कि काला भांड, लाल भांड, उसके बाद PGW जिसको कहते हैं PGW यानी पेंटेड ग्रे वेयर यानी चित्रित धूसर मृद भांड हो गया। उसके बाद हो गया ब्लैक एंड रेड वेयर हो गया यानी काला एवं लाल भांड, मतलब इसको रंग विभिन्न प्रकार के रंग के विभिन्न प्रकार की आकृति दिया जा रहा है। किसको? घड़ा को आकृति दिया जा रहा है। और सबसे ज़्यादा उसमें फेमस था PGW, और जिसके लिए एक संस्कृति का भी निर्माण हुआ, PGW संस्कृति, जो उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता के साथ साथ चल रहा था। तो ऐसा माना जाता है कि उत्तर वैदिक काल के जो भी पुरातात्विक साक्ष्य है, यानी ये जो PGW के साथ जो भी पुरातात्विक साक्ष्य मिल रहा है वो किससे संबंधित है? उत्तर वैदिक काल से संबंधित है। तो ये सभी आपको शिल्प में दिखाई पड़ेगा। अब हम चलते हैं व्यापार में कि व्यापार का विकास उसमें किस प्रकार था। तो कृषि अधिशेष हो रहा है, शिल्प का भी निर्माण अत्यधिक मात्रा में होने लगा है। तो अत्यधिक मात्रा में होने के कारण ही व्यापार का भी विकास होगा। व्यापार, तो चलिए व्यापार में क्या क्या देखना है हमें। सबसे पहले तो लिख देते हैं आराम से जो चीज़ पहले है, वस्तु विनिमय प्रणाली। व्यापार में क्या होगा? वस्तु विनिमय प्रणाली। उसके बाद मुद्रा का विकास नहीं हो गया। उसके बाद दो चीज़ तो हम आराम से लिख सकते हैं क्योंकि उसमें मुद्रा का विकास नहीं हुआ है। महाजनपद काल में आने के बाद आहत मुद्रा हमें दिखाई पड़ने लगता है। उसके बाद हो गया कि व्यापारियों के समूह को श्रेणी कहा जाता था, कहा जाता था। उसके बाद दूसरा चीज़ आप कह सकते हैं कि श्रेणी के प्रमुख, प्रमुख जो होता था, श्रेणी के प्रमुख श्रेष्ठीन होता था, श्रेष्ठीन होता था। अब यहाँ पर ब्याज की बात किया जा रहा है कि कुशीदीन, कुशीदीन यानी ब्याज पे धन लगाने की चर्चा, धन देने की चर्चा। अब किस प्रकार दिया जाता था ये पता नहीं, लेकिन ऐसा चर्चा मिल रहा है कि कुशीदीन जो उस समय जो ब्याज पर जो भी धन दिया जाता था उसको कुशीदीन कहा जाता था। तो इसकी भी चर्चा उस समय व्यापार में देखने को मिलता है ना। ये याद कर लीजिएगा, ये सब आप याद करते भी होंगे कुशीदीन पर था। लेकिन आप देख लीजिए कि ये उस समय ब्याज पर दिया जाता था, जो भी धन दिया जाता था उसको ब्याज कुछ अन्य चीज़ उसमें जोड़ कर लिया जाता था, तो उसको कुशीदीन प्रथा कहा जाता ना, कुशीदीन उसको कहा जाता था। और व्यापारियों का समूह आप देख सकते हैं कि उस समय पनियों के साथ व्यापार होता था। अब धीरे धीरे एक समूह का ही निर्माण हो गया ना, व्यापारिक समूह का ही निर्माण एक हो गया ना। वैश्य लोग करते थे, व्यापार करते थे ना। आप एक नया शब्द जोड़ सकते हैं कि वैश्य समुदाय के लोग, व्यापार करते थे। अब नगर की सूचना की बात किया जाए तो नगर की सूचना उस समय नहीं है, नगर की सूचना नहीं। एक और शब्द आप लिख सकते हैं कि कौशाम्बी, कौशाम्बी तथा
हस्तिनापुर, नापुर, हस्तिनापुर को की चर्चा ना, चर्चा है, जिसे आदिम पद्धति के नगर माना गया है। इसको इंग्लिश में कहता है, ये आदिम पद्धति का नगर मतलब क्या हो गया, प्रोटो अर्बन साइट कहा जाता है। किसको किसको, कौशाम्बी हो गया और हस्तिनापुर हो गया। नगर की चर्चा उतना नहीं मिल रहा है, लेकिन दो ऐसे आप कह सकते हैं कि दो नगर था उस समय, तो दो नगर इसको भी इतिहासकारों ने कहा, क्या कहा है, आदिम पद्धति के नगर है। ऐसे अगर जो कहा उसमें मतलब क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि कौशाम्बी और हस्तिनापुर को नगर कहा जाता था। जो उसके बाद लिखा है दूसरा में कि कौशाम्बी तथा हस्तिनापुर को आदिम पद्धति के नगर या इंग्लिश में लिखा प्रोटो अर्बन साइट की संज्ञा दी गई है। तो ये सब प्रकार बहुत सारा क्वेश्चन, तो ऑब्जेक्टिव बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन सब्जेक्टिव हम लोग को बनाना है, तो सब्जेक्टिव में याद कीजिए, ऑब्जेक्टिव आराम से हल होते हुए चला जाएगा। तो व्यापार में इतना जानकारी है, इससे ज़्यादा जानकारी आप जैसे ही याद कीजिएगा तो कोई भी उसके बाद पुस्तक देखिएगा तो एक आध दो शब्द जो भी छूट जाता है वो आप आसानी से उसको कवर कर सकते हैं। तो इतना ही काफ़ी है व्यापारियों के लिए। अब चलते हैं कि हम जो लौह युग की संज्ञा दी जाती है कि जो लोहा है उत्तर वैदिक अर्थव्यवस्था में क्या योगदान दिया था। लौह क्रांति की संज्ञा जो दी जाती है कि लोहे के आविष्कार से लोहे के आविष्कार ने क्या है कि उत्तर वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था को कहाँ तक मदद किया या नहीं किया। बहुत सारे विद्वान हैं, जैसे हो गया डी कौशाम्बी हो गया, तो डी कौशाम्बी चर्चा करते हैं कि मार्क्सवादी इतिहासकार हैं, तो वो चर्चा करते हैं कि जो आर्यों का प्रसार जो बिहार की तरफ इसलिए हुआ, पूर्व की तरफ इसलिए हुआ कि वो बिहार में जाकर क्या करना चाहते थे कि लोहा का जो बिहार में खन है, बिहार मतलब कि अकेला बिहार का मत लीजिए, अभी के बिहार का मत लीजिए, बिहार के साथ आप झारखंड जोड़ लीजिए ना। तो बिहार इसलिए जाना चाह रहा था कि उस समय बिहार लोहे पर आधिपत्य जमाने के लिए ही वो बिहार जाना चाहा, और वहाँ जाने के बाद उन्होंने मगध जनपद का विकास किया। और मगध जनपद का इसलिए विकास हो पाया क्योंकि उसके आसपास लोहे थे ना, और वहाँ कृषि अधिशेष की उत्पत्ति लोहे के कारण हो पाया। उसके बाद आर एस शर्मा हो गया, तो आर एस शर्मा भी स्थापित करना चाहते हैं कि लोहा के द्वारा ही क्या हुआ कि कृषि क्रांति इतना ज़्यादा अधिशेष उत्पादन हुआ कि उत्तर वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था जो आप कह सकते हैं कि द्वितीय नगरीकरण जो आ रही है उसमें लोहे का योगदान बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है लोहा। लेकिन धीरे धीरे यह स्थापित होने लगा है कि आप बिहार की तरफ, जैसे डी कौशाम्बी हो गया, तो डी कौशाम्बी कहा कि बिहार की तरफ आगे जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, लोहे के लिए जा रहे हैं। लेकिन विद्वानों का कहना है कि अतरंजी खेरा में मिल रहा है लोहा, उससे पहले बिहार से पहले अतरंजी खेरा में मिल रहा है, तो अतरंजी खेरा में जो लोहा मिला है तो ऐसा नहीं ना कि बिहार चलाया गया होगा, वो आसपास के ही जो मध्य भारत का पठार है उससे ही लिया गया होगा वो लोहा। हल्लूर में मिल रहा है, तो दक्षिण में भारत से थोड़ी आएगा यहाँ बिहार में लेने के लिए लोहा, तो यहाँ मिल रहा है। तो इसलिए लोहा किसी भी नगर के विकास के लिए लोहा है, उसका महत्वपूर्ण योगदान है। अभी भी कहा जाता है लोहा को उद्योग का जननी कहा जाता है, लेकिन योगदान है। लेकिन तब पर भी उत्तर वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था में इसका योगदान दिखाई नहीं पड़ता। क्यों दिखाई नहीं पड़ता है कि उस समय पुरातात्विक साक्ष्य जो दिखाई पड़ता है कि पुरातात्विक साक्ष्य में आप देख सकते हैं कि लोहे के उपकरण में युद्ध उपकरण पुरातात्विक साक्ष्य में लिख सकते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य में युद्ध उपकरण ज़्यादा मात्रा में है, कृषि उपकरण बहुत कम मात्रा में मिला है।
यहाँ तरह के पुरातात्विक साक्ष्य जो भी मिला है उसमें युद्ध उपकरण ज़्यादा है, तलवार ज़्यादा मात्रा में मिला है, कुल्हाड़ी ज़्यादा मात्रा में मिला है, लेकिन कृषि उपकरण बहुत कम, हंसिया हो गया, कुदाल हो गया, खुरपी हो गया, ये सब की संख्या बहुत कम मात्रा में मिला है। और बहुत कम मात्रा में मिला, वो भी अच्छा नहीं है जिससे कृषि का सही से विकास किया जा सके। और युद्ध उपकरण मिल रहा, इसका कारण ये भी हो सकता है कि इसका कारण जो बताया विद्वानों ने कि उस समय इतना ज़्यादा ताप उत्पन्न नहीं कर सकते थे कौन, आर्य लोग, जिससे क्या हो सके कि लोहा को अपने मन मुताबिक ढाल सके और साथ में उसमें हत्था जो होता है लकड़ी का हत्था चढ़ाए जा सके। और जैसे युद्ध उपकरण हो गया, युद्ध उपकरण में आदमी को काटना है ना, जानवर को काटना है, तो उस समय क्या होगा कि वो तो कैसू, मतलब कि अब लोहा के भी बनवा लीजिएगा, कैसू मारिएगा तो आदमी का धार नहीं हो रहेगा तो यो कर जाएगा। लेकिन जैसे ही जब पेड़ को काटने की बात हो जाए, जमीन अति करने की बात हो जाए, जैसे कुदाल है, कुदाल में धार नहीं हो रहेगा, सीधो सीधी रहेगा, तो एक कुदाल मारने के बाद आदमी खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर एक ज़मीन अति करने के लिए जाएंगे तो आप ज़्यादा दूर तक नहीं अति कर सकते हैं, उसकी मेहनत नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए उसमें उतना धार रहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आप कह सकते हैं कि आप जैसे प्रश्न आ सकता है कि जो लौह तत्व यानी लोहा जो है उत्तर वैदिक या वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था में क्या सहयोग प्रदान करती है ना, या लोहा के बिना क्या उत्तर वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था का गणना करना संभव है। यह बहुत प्रकार का प्रश्न बनाया जा सकता है कि उत्तर वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था में लौह तत्व की भूमिका को रेखांकित कीजिए। तो यही चीज़ लिखना है कि जो उत्तर वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था है उसमें युद्ध अस्त्रों की तुलना में ना, युद्ध अस्त्रों की तुलना में कृषि उपकरण की संख्या बहुत कम मिला है, जिसके चलते ऐसा कहा जा सकता है कि कृषि अर्थव्यवस्था में लोहा का योगदान उत्तर वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था में बहुत कम मात्रा में रहा है। तो ये पहला लाइन लिखे, उसके बाद कारण बताना है कि कारण अति देते जाना है कि जितना भी जो भी युद्ध उपकरण मिले हैं, तलवार मिले हैं, वो सही सक्षम है और बहुत मात्रा में मिला है, जगह जगह से, अधिकतर जगह से वो युद्ध उपकरण मिले हैं। और कृषि उपकरण की बात किया जाए जिसपे कुदाल हो गया, खुरपी हो गया, हंसिया हो गया, ये बहुत कम जगह से प्राप्त हुआ है, वो भी बहुत कम मात्रा में प्राप्त हुआ है। जो भी प्राप्त हुआ है उसकी मतलब कि क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, वो उतना अच्छा नहीं है जिससे क्या हो सके कि भूमि पर अधिक मात्रा में उससे खेती किया जा सके। उसके बाद एक और साबुत आप देख सकते हैं कि जखेरा से लोहे का हल प्राप्त हुआ है, लोहे का हल प्राप्त हुआ है। ये भी उत्तर वैदिक काल के अंतिम समय का है, यानी जखेरा नामक जगह से एक हल भी प्राप्त हुआ। वो भी क्या है कि उत्तर वैदिक कालीन जो समय है उस काल के अंतिम समय का है, यानी आप कह सकते हैं महाजनपद काल जब शुरुआत होने वाला है उस समय का है जखेरा से प्राप्त होने वाला हल। तो आप कह सकते हैं कि उतनी मात्रा में कृषि उपकरण मिला, उपकरण मिलवो किया है, तो क्या है कि वो उत्तर वैदिक कालीन के अंतिम समय का है, और अंतिम समय को उतना महत्व इस अर्थव्यवस्था में नहीं दिया जा सकता है। तो इसलिए क्या है कि उत्तर वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था में लौह तत्वों का योगदान जो है वो गौण स्थिति में रहा है ना, यानी बहुत कम मात्रा में लौह स्थिति का योगदान रहा है। अब बहुत सारा प्रश्न भी बन सकता है, प्रश्न ये कि मतलब कि आर्ट एंड कल्चर का प्रश्न बन सकता है कि वैदिक सभ्यता के आधार पर उस समय के अर्थव्यवस्था के बारे में वर्णन करें, क्योंकि साहित्य जो है वो भी क्या आ रहा है, साहित्य आर्ट एंड कल्चर का भाग है, सभ्यता और संस्कृति का भाग है, इसलिए वैदिक सभ्यता को भी आर्ट एंड कल्चर जिसको पढ़ना है उसको इसमें पढ़ना ही पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, ये आप क्वेश्चन लिखिए और उसके बाद आंसर लिखिए, क्योंकि कुछ दिन पहले यूपीएससी में क्वेश्चन आया था कि संगम साहित्य के आधार पर उस समय के राजनीतिक व्यवस्थाओं का वर्णन करें, उसी प्रकार आ सकता है वैदिक साहित्य के आधार पर, यही चीज़ लिखना है। खाली मतलब कि पता नहीं चलेगा कि हम ये पूछेगा कि तो जाके ये तो हम पढ़े ही नहीं है कि वैदिक साहित्य के आधार पर, और
हमें पहले से ही बता रहे हैं कि वैदिक साहित्य ही, जितना भी हम जानकारी ले रहे हैं वो सभी वैदिक साहित्य से ही ले रहे हैं। ये पुरातात्विक साथ जो भी तनिया मनिया मिला है तो वो तो ज़्यादा उपयोगी है नहीं, लेकिन जो भी मिला है उसको छोड़ के बाकी जितना भी चीज़ है वो हम वैदिक साहित्य से ही पढ़ रहे हैं। तो इसलिए क्वेश्चन देख कर घबराना नहीं है, ये उसका आंसर भी यही चीज़ होगा जितना भी अभी हम शुरू से लेकर अंत तक बताए हैं। तो अगले दिन हम क्या करेंगे कि वैदिक कालीन जो राजनीतिक व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था कैसा था वैदिक काल का, उसके बारे में वर्णन करेंगे।